नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही खास ऐतिहासिक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो समय के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। हम बात करने वाले हैं एक छोटे से बच्चे की, जो आगे चलकर हमारे इतिहास का सबसे बड़ा बौद्धिक क्रांतिकारी बना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और उनके विचारों के विकास और उस अदम्य जज्बे को करीब से समझते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए। बचपन में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं ना, तब महज 3 साल के भगत सिंह खेतों में छोटे छोटे तिनके गाड़ रहे थे। जब उनके पिता ने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, तो उस मासूम बच्चे का जवाब क्या था पता है? उसने कहा, पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूं, ताकि जब ये बड़ी होकर फसल बने तो उनसे अंग्रेजों को भगाया जा सके। है ना कमाल की बात? ये मासूमियत से भरा जवाब ही उस भविष्य की मजबूत नींव था, जो आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाने वाला था। तो आइए सबसे पहले इस भाग पर नजर डालते हैं। विद्रोह के बीज, एक क्रांतिकारी का निर्माण। उनका जन्म 1907 में हुआ था और ये एक ऐसा परिवार था जो पहले से ही ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। घर में उनके चाचा अजीत सिंह के पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन की बातें होती थीं, शहीदों की कहानियां गूंजती थीं, और इन सब ने उस युवा मन पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती थी। इतिहास की कुछ घटनाओं ने तो जैसे उनके पूरे जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी, और इनमें सबसे बड़ी घटना थी 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस अमानवीय घटना ने महज 12 साल के भगत सिंह को भयंकर क्रोध से भर दिया था। वहां जाकर उन्होंने जो किया वो रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने वहां की खून से सनी मिट्टी अपनी मुट्ठी में उठाई और उसे एक कांच की बोतल में रख लिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये न्याय के लिए ली गई एक बहुत ही पवित्र शपथ थी। और यहीं से शुरू होती है विचारों की क्रांति और रणनीति में बदलाव। 1922 के आसपास की घटनाओं ने उनके बौद्धिक विकास के लिए एक बहुत बड़े उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम किया। अब उनकी भावनाएं एक बेहद मजबूत रणनीति का रूप लेने लगी थीं। यहीं पर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और वैचारिक अलगाव देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ महात्मा गांधी थे, जिन्होंने 1922 में चौरी चौरा की हिंसा के बाद अपना असहयोग आंदोलन पूरी तरह से वापस ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह का ये दृढ़ विश्वास था कि जब देश आज़ादी के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हो, तब आंदोलन वापस लेना सीधे सीधे उन शहीदों का अपमान है। उन्हें ये पूरी तरह समझ आ गया था कि सिर्फ शांतिपूर्ण प्रार्थनाओं से बात नहीं बनेगी, बहरी ब्रिटिश सरकार तक ये आवाजें कभी नहीं पहुंचेंगी। इसके बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। वहां उनकी मुलाकात सुखदेव और राजगुरु से हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने दुनिया भर का क्रांतिकारी साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया। विदेशी विचारकों को पढ़कर उन्हें एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि असली आज़ादी का मतलब सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं है। असली आज़ादी तब मिलेगी जब एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जहां किसानों और मजदूरों का बिल्कुल भी शोषण ना हो। और बस यहीं से उनके समाजवादी आदर्श आकार लेने लगे। अब हम आते हैं हमारे अगले भाग पर, प्रतिशोध और प्रहार, साइमन कमीशन। बात 1928 की है, जब साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, और इस एक फैसले ने पूरे देश में गुस्से की एक भयंकर लहर दौड़ा दी। 30 अक्टूबर 1928 को जब ये कमीशन लाहौर पहुंचा, तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर बर्बरता से लाठियां बरसानी शुरू कर दी। 63 साल के वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय पर सीधा और बहुत ही घातक प्रहार किया गया। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन युवा क्रांतिकारियों के लिए ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, ये एक बेहद व्यक्तिगत और बहुत गहरा अपमान था। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए एक बेहद सटीक योजना तैयार की गई। तय हुआ कि चरण 1 में राजगुरु पहली गोली चलाएंगे, चरण 2 में भगत सिंह कवर फायर देंगे, और आखिर में चंद्रशेखर आजाद वहां से भागने का रास्ता सुरक्षित करेंगे। लेकिन यहां इतिहास की एक बहुत बड़ी चूक हो गई। असल में उन्हें मुख्य पुलिस अधिकारी स्कॉट को मारना था, लेकिन गलती से उन्होंने सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। लेकिन सॉन्डर्स की हत्या के बाद जो हुआ ना, वो दिखाता है कि ये युवा कितने निडर और कमाल के रणनीतिकार थे। अगले ही दिन लाहौर की दीवारों पर गुलाबी रंग के पोस्टर लगे हुए थे, जिन पर बहुत ही बेबाकी से लिखा था कि सॉन्डर्स मारा गया है और लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया है। इस एक कदम ने आम लोगों के मन से अंग्रेजों का जो खौफ था, उसे काफी हद तक खत्म कर दिया। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इसके बाद वे दुर्गा भाभी की मदद से अपना भेष बदलकर अंग्रेजों की नाक के नीचे से बड़ी ही चतुराई से कलकत्ता निकल गए। इसके बाद आता है हमारा अगला पड़ाव, बहरों को जगाने के लिए धमाका, असेंबली बम कांड।
1929 की शुरुआत आते आते उनका लक्ष्य अब छुपकर बदला लेने से बहुत आगे बढ़ चुका था। अब वे अपनी बात को देश के जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। जरा दिल्ली की उस खचाखच भरी केंद्रीय असेंबली की कल्पना कीजिए। 8 अप्रैल 1929 का दिन था। अंग्रेज सरकार वहां ऐसे कठोर और तानाशाही कानून पास कर रही थी जिनसे मजदूरों के हड़ताल करने का हक ही छिन जाए और किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सके। इसी का कड़ा विरोध करने के लिए उन्होंने जानबूझकर असेंबली में कम तीव्रता वाले यानी लो इंटेंसिटी के स्मोक बमों का इस्तेमाल किया। धुएं से भरे उस हॉल में बम फेंकने के बाद हवा में सैकड़ों पर्चे उछाले गए और उन पर्चों पर एक बहुत ही दमदार लाइन लिखी थी, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। और इसके साथ ही वहां गूंजने लगे इंकलाब जिंदाबाद के नारे। उनका मकसद वहां किसी की जान लेना या शारीरिक नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये कोई आम हमला नहीं था, ये पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति थी जिसे पॉलिटिकल थिएटर कहा जा सकता है। बम फेंकने के बाद वे चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन वे भागे नहीं। उन्होंने अपनी पिस्तौलें वहीं मेज पर रख दी और खुद को गिरफ्तार होने दिया। क्यों? क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि अदालत के उस कटघरे को वे अपने क्रांतिकारी विचारों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक सबसे बड़े मंच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेल में लड़े गए उस वैचारिक युद्ध की, जो उनकी अंतिम रणभूमि बनी। अंग्रेज उनके शरीर को तो कैद कर सकते थे, ये तो तय था, लेकिन उनके आजाद विचारों को बांधना बिल्कुल असंभव था। लाहौर जेल के अंदर जो भेदभाव होता था वो बिल्कुल साफ था। जरा इस फर्क को देखिए। ब्रिटिश कैदियों को अच्छा खाना, किताबें और समाचार पत्र सब मिलता था, लेकिन भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ बिल्कुल जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें बेहद खराब खाना मिलता था। इसी भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हुए भगत सिंह ने राजनीतिक कैदी का दर्जा पाने के लिए एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। 100 से भी ज्यादा दिन, जी हां, अन्न का एक भी दाना खाए बिना इतने लंबे समय तक डटे रहना, इसके लिए जिस इच्छा शक्ति की जरूरत होती है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अंग्रेज उन्हें नली के जरिए जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं झुके। और इसी कठोर हड़ताल के दौरान एक बेहद दर्दनाक घटना हुई। 63 दिनों के उपवास के बाद उनके साथी जतिन दास शहीद हो गए। इस बलिदान ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। सच कहूं तो जेल का वो समय उनके बौद्धिक विकास का सबसे बेहतरीन दौर साबित हुआ। वहां के अधिकारी अक्सर इस बात से हैरान रहते थे कि भाई, मौत की सजा पाने वाला कोई व्यक्ति दिन रात कैसे इतने हजारों पन्ने पढ़ो और लिख सकता है। और इसी दौरान उन्होंने अपना वो बेहद प्रसिद्ध लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये लेख बहुत ही स्पष्ट रूप से आलोचनात्मक सोच, तर्क और एक ऐसे समाज की बात करता है जो हर तरह के भेदभाव से पूरी तरह आजाद हो। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, एक अमर विचार, फांसी और विरासत। सैंडर्स की हत्या के मामले में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई थी और साल 1931 की शुरुआत तक पूरे देश का माहौल एक भारी तनाव से भर चुका था। मार्च 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ, उसमें अहिंसक राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर तो बात बन गई, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों को इससे बिल्कुल बाहर रखा गया। उनकी फांसी की सजा बरकरार रही। इस फैसले ने भारतीय युवाओं के अंदर एक गहरा आक्रोश भर दिया। हालांकि खुद भगत सिंह इससे बिल्कुल विचलित नहीं हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उनके खुद के पिता ने ब्रिटिश सरकार से दया की गुहार लगाई ना, तो भगत सिंह बेहद क्रोधित हुए थे। वे अपने उसूलों और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। 23 मार्च 1931 का वो दिन, ये दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि अपने आखिरी पलों में भी वे एक क्रांतिकारी की जीवनी ही पढ़ रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत जेल के बाहर जमा हो रही भारी भीड़ और विद्रोह से इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उन्होंने अपने बनाए सारे नियम ही तोड़ दिए और तय समय से 11 घंटे पहले ही फांसी की कार्रवाई शुरू कर दी। शाम 7:23 पर जब वे फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वे निडर होकर ऊंची आवाज में बसंती चोला गा रहे थे और फिर उसी रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। फांसी के तख्ते से उनकी अंतिम पुकार क्या थी? इंकलाब जिंदाबाद। और ये सिर्फ एक नारा नहीं रहा दोस्तों, ये पूरे भारत की धड़कन बन गया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनकी वो अंतिम और सबसे बड़ी रणनीति 100% सफल रही।
उनकी शहादत ने आज़ादी के ऐसे मजबूत बीज बो दिए जिन्होंने आखिरकार 1947 में उस शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को भारत छोड़ने पर मजबूर कर ही दिया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर मात्र 23 साल की छोटी सी उम्र में उनके शरीर को नष्ट कर दिया गया था, तो उनके विचारों ने दुनिया के उस सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को कैसे हरा दिया? ये इस बात को साबित करता है कि भगत सिंह कोई आम इंसान नहीं थे। वे एक ऐसा अमर विचार थे जिसे कोई भी फांसी का फंदा कभी खत्म नहीं कर सकता। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।